चाहते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हम अपनी क्लास में करना चाहते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में हम क्लास में, पहले भी हमारी बहुत बार ये बात हुई है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारे कई ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं। क्लास में हम ऑब्जेक्टिव लेके जाते हैं, पहले भी मैंने कई बार बताया है कि जब हम क्लास में जाते हैं या कोई भी टीचर क्लास में जाता है तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वो बेस्ट टू बेस्ट टीचिंग करने की कोशिश करता है, यही बात होती है। उसके लिए उसे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी स्किल्स यूज करनी पड़ती है, बहुत सारे मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। यही होता है एक टीचर का काम। जब वो बहुत सारे एफर्ट्स देता है बहुत सारी चीजों के साथ, तब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके क्लास से बाहर आता है। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक तो पहले वो होगा, क्या सोचेगा कि जब मैं क्लास में जाऊं तो मेरे बच्चों को मैं इतना अच्छे से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर दूं कि वो बच्चा खुद ये सोचे कि आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, क्या हम नया सीखने वाले हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो मैंने सिखाया या जो मैंने क्यूरियोसिटी डेवलप की उसको मैं इतने अच्छे से, या जिसके लिए मैंने की उसको बहुत अच्छे से वो बच्चा सीखे और मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करके क्लास के बाहर आ जाऊं। दोनों चीजें हो जाती है। उन सब चीजों के लिए वो सारे एफर्ट्स अपनी क्लास में टीचर लगाता है। अब बात आती है कि टीचिंग एफर्ट्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स दोनों चीजें हैं। सेकंड देखिए, ऑब्जेक्टिव्स हमें बहुत सारे होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं। आज मैं अपनी क्लास में जाऊं, कुछ नया सिखाऊं, कुछ नया करके आऊं, बच्चा ऐसा सीखे, बच्चा मेरे बारे में ये बोले वो बोले, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक होता है जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, जो फोकस करता है हमारे लिए। हमारा फोकस एक पॉइंट पे होता है कि जो हमने सिखाना चाहा वो हमारा बच्चा सीखे। उसके लिए हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें किसने दिया है? एक तो हमारे माइंड में थे, दूसरे ऑब्जेक्टिव जो हमें अचीव करके क्लास में आने हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करना जरूरी है। और वो ऑब्जेक्टिव्स हमें किसने दिए? B.S. ब्लूम ने। इनका पूरा नाम है B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम, इनका पूरा नाम है B.S. ब्लूम। इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी। इन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए। इनकी एक टीम थी, उस टीम ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए। उन ऑब्जेक्टिव्स में से सारे ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन करके कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकाले गए। पहले हम जाने ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या, उसके बाद जानेंगे इन्होंने कौन कौन से हमें डोमेन्स दिए, कौन कौन से हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए। देखिए, इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया गया है, जिससे विश्व के सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता मिली। देखिए, इन्होंने बात वही, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे दिए थे इनकी टीम ने, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन करके एक ऑब्जेक्टिव्स को तैयार किया गया, जिसको मानकीकरण किया गया, मतलब ऑथराइज कर दिया गया, जिनको व्यापक रूप से मान्यता मिली। इससे समस्त शिक्षक, परीक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। जब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के क्लास में चलते हैं तो हमारी टीचिंग बेस्ट हो जाती है। हमें एफर्ट्स बहुत नहीं लगाने पड़ते, हमें ये पता चल जाता है उन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू कि हमें क्लास में जाकर क्या करना है। जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, हमारा फोकस क्लियर होता है, तो शायद हम एक सीधी राह चलते हैं। होता है ना, अगर हमारे को पता ही नहीं है कि हमें किस मंजिल तक जाना है, घर से हम निकलते हैं, हमें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो क्या होता है, कभी हम इधर जाते हैं, कभी हम उधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। लेकिन जब हमें ये पता हो कि मुझे जाना कहाँ है, तो हमारी राह क्या होगी? एक ही राह होगी, एक ही मार्ग होगा, एक ही रास्ता होगा जिस रास्ते पे मुझे चलना है। वही चीज हमारी क्लास के लिए होती है कि जब मुझे क्लास के ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर होता है कि मेरे को क्लास में जाके क्या करना है, किन ऑब्जेक्टिव्स को वहां से लेकर के आना है, उसके लिए मेरे को एक सीधा रास्ता मिल जाता है कि मुझे क्लास में आज जाकर के ये सारी एक्टिविटीज करनी है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को मानव व्यक्तित्व के 3 पक्षों के आधार पर विभाजन किया गया है। बात वही आ गई जो हमारी क्लास में हर बार होती है, 3 पे हम चलते हैं, वही चीज यहाँ भी होगी। हमारे को ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 डोमेन दिए हैं। ब्लूम तथा उनके साथियों द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का त्रिआयामी विभाजन, ब्लूम वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसको नाम दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुतायत में प्रयोग लाया जाता है। ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित होती है। उद्देश्य, वही बात बार बार जो हम कर रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हीं के बेस पर हमारी पूरी क्लास चलती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो 3 आयाम दिए हैं, जो डोमेन्स दिए हैं, उसमें पहला है कॉग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव और तीसरा
ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक। इन्होंने तीनों चीजों को लेकर के हमसे बात की। पहला फर्स्ट देखिए ज्ञानात्मक पक्ष, हम सबसे पहले देखेंगे ज्ञानात्मक पक्ष को। ज्ञानात्मक पक्ष में हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, लोअर टू अपर की तरफ जाएंगे। जैसा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, लोअर टू अपर की बात हम कर रहे हैं। लोअर, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान की। ज्ञान, कैसा ज्ञान? जिसको हमें क्लास में सिखाया जाता है या एक शिक्षक आकर के अपने विद्यार्थियों को, टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है। बात करते हैं हम ज्ञान की। वह ज्ञान जो हमें पहली बार हमारे शिक्षक के द्वारा मिलता है या कहीं से भी मिले, जिसकी हमें समझ डेवलप करनी होती है। कोई कॉन्सेप्ट पहली बार आपने आकर के पढ़ा था, बीएड में जब आप आए थे सारे पेपर्स के बारे में नहीं जानते थे। कब जाना? जब आपकी क्लासेस लगने लगी, आपने कोई एक एक पेपर के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया और उन पेपर्स के अंदर जो जो टॉपिक्स थे उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराया गया, तब आपको समझ आने लगी कि बीएड है क्या। जब बीएड में नहीं आए थे तब तो नहीं जानते थे ना टीचिंग सब्जेक्ट क्या होता है, किसी ने नहीं सुना था टीचिंग सब्जेक्ट होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे हम बीएड में आगे पढ़ने लगे, हमारी क्लासेस लगने लगी, हमें समझ में आने लगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स। ज्ञान, यहाँ आंकड़े या जानकारी की याद कराना या किसी भी चीज को सिखाना। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहली बार हम चाय बनाए या पहली बार हम किसी चीज को सीखे क्लास में, एक एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमें चाय बनानी आती है क्या? सबको नहीं आती होगी, या आती भी होगी तो क्या पहली बार जब जो चाय बनाई होगी क्या पता था कि चाय में क्या क्या पड़ता है? नहीं पता था। क्या हुआ? घर वालों में, मम्मी ने, पापा ने, जिसने भी आपको क्लास घर में चाय बनानी सिखाई होगी तो पहली बार चाय का शब्द सुना होगा, पहली बार ये पता चला होगा कि चाय होती क्या है। बचपन से सुना होगा, बनाई नहीं होगी, चाय शब्द सुनते तो आए थे, ये तो पता था, ज्ञान तो था कि चाय कुछ होती है ना। लेकिन बनती कैसे है, किससे बनती है, ये शायद हमें नहीं पता चलता। सेकंड स्टेप, समझ बूझ या हमारा तार्किकता की बात हम जब करते हैं, ज्ञान के बाद हमारे को समझ होने लगती है, अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। पहले नॉलेज कराई जाती है। नॉलेज क्या थी? एक ही एग्जांपल को लेके चलेंगे। नॉलेज क्या थी? चाय शब्द हमने सुना हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि बनती कैसे है, होती क्या है। समझ, अंडरस्टैंडिंग हुई जब हमने पहली बार चाय को बनाया, तब हमें ये पता चला कि चाय में क्या क्या पड़ता है और कैसे चाय बनती है। इसी चीज को हम क्लास के एक एग्जांपल पे लेके चले। पहली बार एक हिंदी का एग्जांपल लेते हैं। संज्ञा है, आपने सबने सुना होगा। शायद जब हम पहली बार बच्चे को पढ़ाते हैं तब उस बच्चे ने पहली बार में नहीं सुना था, उससे पहले वो वर्ड नहीं सुना हुआ होगा। पहली बार तो कोई समय आया होगा जब बच्चे ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इनको सुना होगा। जब हमने बच्चे को बताया संज्ञा होती क्या है, सर्वनाम होता क्या है, क्रिया होती क्या है, विशेषण होता क्या है, हमने बच्चे को ज्ञान कराया था। क्या कराया? ज्ञान कराया, उसको नॉलेज दी थी उस वर्ड्स की। हमने उन शब्दों से बच्चे को पहचान कराई थी। लेकिन उसके अंदर होता क्या है वो कब हुआ? जब हमने उसको समझ डेवलप कराई। ज्ञान तो करा दिया कि ये वर्ड्स होते हैं। अब मैं बच्चे से पूछूं कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, क्या आप संज्ञा की परिभाषा बता सकते हो? ज्ञान में हमने बता तो दी, लेकिन अब मैं पूछूं कि एग्जाम्पल, जब तक मैंने बच्चे को एग्जाम्पल नहीं दिए होंगे, जब तक मैंने बच्चे को नहीं समझाया होगा, तब तक बच्चे की समझ में नहीं आया होगा। जब उसकी समझ डेवलप होने लगी तब वो मुझे एग्जाम्पल देने लायक हो गया। उसको ये समझ आ गई, नॉलेज कराई शब्द से, शब्द के अंदर है क्या, समझ करानी पड़ी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ा मुझे उसे। एक स्टेप से दूसरी स्टेप पर हम चले गए। जब मैंने संज्ञा शब्द को सिखाया, संज्ञा शब्द के अंदर होता क्या है ये समझाया, और जब वो एग्जाम्पल देने लगा तो उसमें समझ डेवलप हो गई। थर्ड, अनुप्रयोग। अब कहीं मैं जाकर के क्लास के बाहर किसी नई स्थिति में बच्चे से ये पूछूं कि इस बच्चे का नाम ये है, इसको हम क्या कहेंगे? अगर कोई नाम मेरे सामने आ जाए, किसी शहर का नाम मेरे सामने आ जाए, किसी वस्तु का सामने आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? या किसी सेंटेंस में संज्ञा सर्वनाम छांटने की बात में करूं, हम करते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, मनीष खाना खाता है। अब इसमें मैं कहूं कि मुझे इसमें से संज्ञा छांट करके दो,
बच्चा छांट लेगा? कब छांटेगा? बताओ क्यों? उसको पता ही नहीं है कि संज्ञा क्या होती है। हाँ। बस उसको पता मैंने यहाँ ज्ञान दे दिया, संज्ञा की परिभाषा उसको बता दी, समझ डेवलप करा दी। जब समझ डेवलप करा दी तो उसके बाद वो एग्जाम्पल देने के लिए तैयार हो गया। अब उस समझ को, बैठ जाओ, उस समझ को वो अपने नेक्स्ट स्टेज पर ले जाकर के उसको यूज करने की कोशिश करेगा, समझने और सीखने की कोशिश करेगा कि अगर वो किसी नई परिस्थिति में उनके साथ आता है तो वो क्या हमें बता पाएगा। अनुप्रयोग करना, अप्लाई करना, उस नॉलेज को, उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना, किसी नई कंडीशन में अप्लाई करने की हम बात करते हैं। क्या करेगा? जब मैं अनुप्रयोग की बात करूंगी, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि बच्चे में समझ डेवलप हुई या नहीं हुई। इसके लिए मुझे उसको नई स्थितियां प्रोवाइड करानी पड़ेगी। नई स्थितियां, मैं संज्ञा को लेकर के बात करूं तो मैंने क्या किया, क्लास में उसको लिख करके दिया, अब इसमें से मुझे संज्ञा बताओ। बच्चा बता देगा। अगर उसकी समझ डेवलप हो गई है तो बच्चा मुझे बता देगा कि इसमें मनीष संज्ञा है। क्लियर? नॉलेज हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई विद एग्जांपल। जब हम उसको प्रयोग करने की बात करेंगे, जब न्यू नॉलेज को यूज करने की हम बात करेंगे, न्यू कंडीशंस में अप्लाई करने की बात करेंगे, तब बच्चा क्या करेगा? इसी एग्जांपल को मैं यहाँ यूज करके पता करूंगी कि बच्चा उस कंडीशंस में पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसमें वो समझ डेवलप हुई या नहीं हुई। कैसे बताया उसने? मुझे कैसे पता चला? मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया और उसको कहा कि अब इसमें मुझे संज्ञा सर्वनाम ढूंढ करके बताओ। मैंने बच्चे को भी संज्ञा बताया था तो बच्चे ने मुझे बता दिया इसमें मनीष संज्ञा है। क्लियर? ये तीन स्टेप्स क्लियर हो गए। फर्स्ट नॉलेज, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, उसके बाद विश्लेषण। अब मैं ये बच्चे से कहूं कि मुझे इसमें विश्लेषण करके बताओ क्या क्या है, बच्चा बता सकता है? एनालाइज करना है। किसी भी चीज को हमने समझ तो लिया, यूज तो हमने कर लिया, अब मुझे समझ को अपनी को और स्टेप आगे बढ़ना है और ज्यादा सीखने की कोशिश करनी है। या उस कंडीशन में बच्चे को जब मैं ले गई तो वो उसको एनालाइज कर पाया या नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एनालाइज कराना होगा बच्चे से। क्लास में हम करते हैं, हम छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम क्लास में छोड़ दें, क्लास में छोड़ने के बाद हम बच्चे से कहें कि अब आप मुझे बताओ क्या हुआ। न्यू कंडीशंस अप्लाई की मैंने क्लास में, बच्चे के लिए नई कंडीशंस दे दी। अगर बच्चे में समझ डेवलप हो गई थी, नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच गया, अप्लाई करना सीख गया, तो वो मुझे एनालाइज करके बताना सीख जाएगा कि ये कंडीशंस ऐसे होती हैं, या वहां पर वो बताने लगेगा। संश्लेषण, जो उसने एनालाइज किया था अब उनको जोड़ना भी होगा, टूटा हुआ तो नहीं छोड़ना। जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है क्लास में उसको एनालाइज करना तो बच्चे ने सीख लिया, एनालाइज करके सिंथेसाइज करना भी सीख जाएगा। वो मुझे सारी चीजें, विचार अपने बताना सीख जाएगा, वो उसको विश्लेषण करना सीख जाएगा, विश्लेषण करके संश्लेषित भी करना सीख जाता है। लास्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन। बहुत बार हमने सुना है ये शब्द, बच्चा कर सकता है। अगर उसको सारी चीजें सीख चुका है तो वो लास्ट में इवेल्युएट खुद को भी कर सकता है। टीचर क्लास में अपनी क्लास को इवेल्युएट कर सकता है कि उसने जितना सिखाया उसमें से बच्चे ने कितना सीखा। वही चीजें बच्चा खुद इवेल्युएट करना सीख जाएगा। बच्चे को हम कहें कल आप एक्सरसाइज करके लाना, थोड़ा सा लिख करके लाना, तो वो क्या करेगा? हमें संज्ञा के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स लिख करके लाके दिखा सकता है। उसको बच्चे को खुद पता चल जाएगा कि मैंने कितना सीख लिया, और हमें भी पता चल जाएगा कि बच्चा कितना सीख चुका है, मेरे कितने ऑब्जेक्टिव अचीव हुए। बैठ के तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इतना क्लियर है? हमारे ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बेस पर हम अपनी क्लास के अंदर जाते हैं। ये क्लियर हो गए? संश्लेषण देखिए, अब इसी में जो लिखा हुआ है पहले उसको बता दूं। विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनता है, एक नए अर्थ या ढांचे पर जो जोर देकर के हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। क्लास में हमने बहुत बार बात की है, किसी भी चीज को विश्लेषित करना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। या मैं क्लास में कई बार एग्जाम्पल देती हूँ कि बच्चे को एक पोयम हमें लर्न करानी है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और जब बच्चा बांट करके याद करना कर लेता है तब हम उसको जोड़ लेते हैं। फिर बच्चा एक बार में मुझे पूरी पोयम सिखा सकता है या सुना सकता है।
वही चीज है, किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कॉन्सेप्ट को बांटना पड़ता है। यहाँ हमने बांटा था और फिर यहाँ जोड़ दिया। ये चीजें अभी अभी आप लोगों ने इतनी स्किल सीखी है, उनमें भी सीखा होगा एक्सप्लेनेशन स्किल में, कि जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सप्लेन करना होता है और फिर धीरे धीरे हम उन चीजों को जोड़ने लग जाते हैं। क्लियर हुआ? क्या आता है ज्ञान के अंदर, क्या क्या चीजें आती हैं? ज्ञानात्मक पक्ष है, उसके बाद देखिए विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, जिसमें बच्चा परिभाषा देना, किसी भी बात को कहना, पहचानना, चुनना, नाम बताना, दोहराना, प्रत्यय स्मरण, रेखांकित मापन और मिलाना। यही चीजें हमने की थी। जब हमने बच्चे को ये दे दिया, परिभाषा लिखने बता दिया, बच्चा लिख करके बता देगा। मैंने बच्चे को कहा ये सेंटेंस बनाओ, वो बना करके भी मुझे दे देगा। बच्चा दोहराना भी सीख जाएगा, जो चीजें हमने उसको सिखाई थी वो उसको वापस हमें बता भी देगा। रेखांकित मापन, अगर मैं कहूं कि इन चीजों को इसमें से 4 लाइनों में से जो मैंने सिखाया उस लाइन को छांटो, कर देगा बच्चा। मिलाना सीख जाएगा। प्रत्यय स्मरण, रिकॉल करना। 2 शब्द होते हैं, प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यय स्मरण, सुने होंगे शायद आपने, रिकॉग्निशन और रिकॉल। सेकंड, जब नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग जब बच्चे की होती है तब बच्चा व्याख्या भी करने लगेगा, अनुवाद करने लगेगा और जो बाहर की कंडीशंस है उनमें बताना सीख जाएगा, जिसमें व्याख्या करना, सारांश देना, अंतर बताना, उदाहरण देना, उन्हें लिखना, बदलना, सामान्यीकरण, अनुमान लगाना और अपने शब्दों में बताना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी भी शब्द को दे दिया और इसको आप अपने शब्दों में उल्लेख कीजिए, आता है ना। कब कर पाएंगे? जब हमें ज्ञान के बाद समझ भी डेवलप हमारे अंदर हो जाएगी। एक तो वो ज्ञान है जो हमने आपको सिखा दिया और उस ज्ञान को आपने इतना लिया, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि अब हम आपसे कहें कि उसको एक्सप्लेन करिए तो आप एक्सप्लेन कर पाए। आप बता सकते हैं अपने शब्दों में, किसी 2 चीजों में तुलना करवाएं तो कर सकते हैं। जैसे हम क्लास में टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ते हैं, जब हमें टीचिंग भी समझ में आ गया और लर्निंग भी समझ में आ गया तो क्या हुआ, आप दोनों में कंपेयर करना या दोनों की सिमिलरिटीज को बताना सीख गए थे। कब सीखे थे? जब आप में ये समझ डेवलप हो गई थी। पहले दिन आए थे जब आपको टीचिंग बताया गया, लर्निंग बताया गया। सेकेंड डे, दोनों में आप जब और ज्यादा हमने पढ़ा, बार बार हमने पढ़ा तो हमें समझ डेवलप हो गई। उसके अपने एग्जाम्पल देने भी सीख लिए। आप खुद बता देते, कोई भी कंडीशन बताई कि इसमें लर्निंग हुई या नहीं हुई, टीचिंग हुई या नहीं हुई, आप लोग बता देते थे ना। वही चीज है कि जब हमें बोध हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम ये सारे कॉन्सेप्ट करने लगते हैं। इतना क्लियर है? थर्ड, नियम व सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना, निदान करना या पाठ्य वस्तु का प्रयोग करना, अप्लाई करना। एप्लीकेशंस, जो हम बार बार बात करते हैं कि हमने सीख तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन जब हम नई कंडीशंस में गए तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए। हमें वो अप्लाई भी करना आना चाहिए, उन चीजों को यूज करना भी आना चाहिए। जैसे आपको भी मैंने बात की थी, मनीष खाना खाता है, इसमें बच्चे को क्या करना था, संज्ञा छांटनी थी। जब उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो वो इसमें से मुझे बता सकता है, संज्ञा बता सकता है, सर्वनाम बता, ये क्रिया बता सकता है, दिखाना, निर्माण करना। अब मैं उससे कहूं कि नए एग्जांपल्स मुझे बताओ, बता सकता है, निर्माण कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, नए शब्दों की, नए सेंटेंस की रचना कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ये सेंटेंस मैंने बताया, मुझे मैं कहूं कि इन सेंटेंसों को अपनी भाषा में बनाओ या मुझे नए सेंटेंस बना करके उनमें छांटो, कर सकता है बच्चा। नई कंडीशंस में उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज किया। विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना या व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, अलग अलग तरीके से समझना, विश्लेषित कर देना, फैला देना। विश्लेषण करना, पृथकीकरण करना मतलब अलग अलग कर देना, उदाहरण देना, संबंध स्थापित करना, आलोचना करना, विभेदीकरण करना। ये आलोचना की जगह समालोचना होगा। समालोचना और आलोचना में अंतर समझते हैं? आलोचना किसी की बुराई करना, समालोचना दोनों बातें बताना। विश्लेषित किया, संश्लेषित कर लेगा। जो हमने एक पोयम का एग्जाम्पल देखा, पहले फैला दिया,
विभेदीकरण कर दिया, पृथक्कीकरण कर दिया, और उसके बाद संश्लेषण में बच्चा उसको मिला करके सुना देगा। योग करना मतलब मिला दिया उसने, उन्हें व्याख्या करना, सारांश देना, लिखना, मिलाना, विभाजित करना, संकलित करना, वर्णन करना। जो आप बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को देख करके इसका वर्णन कीजिए, वो आप तभी कर पाते हैं जब आप में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आप संश्लेषित कर चुके होते हैं, तभी उस चीज का वर्णन आप क्लियर कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं। मूल्यांकन आंतरिक साक्षियों द्वारा निर्णय, बाह्य साक्षियों द्वारा निर्णय। मतलब हमें देखने वाला या हम दोनों के द्वारा होता है निर्णय हमारा। हमें ये पता होता है, अगर मैंने किसी का क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मुझे ये पता होता है कि ये चीज मुझे इसका मतलब आ चुकी है, तभी मैंने उसका रिप्लाई किया है। बाह्य हमको आपको देखने वाला। अवगत कराना, तुलना करना, सारांश निर्धारण करना, उचित ठहराना, मूल्यांकन करना। हम सही या गलत सामने वाले को बता देते हैं मूल्यांकन करके। इतना समझ में आया? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इन 6 क्राइटेरिया पे हमारा एक डोमेन चलता है। कौन सा? ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, किसने दिया था इसे? बीएस